Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 107 की यूनिट 2 के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, थियरीज ऑफ सोशल साइकोलॉजी। हमने फर्स्ट पार्ट में सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स को हमने एक्सप्लोर करा था, कवर कर लिया था। सेकंड और लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर, कितने लेवल पर हम सोशल बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, इसको हमने जो है कवर करा था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने सेकंड पार्ट में हमने थियोरेटिकल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास सोशल साइकोलॉजी की। बेसिकली दो हमारे पास थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं, लर्निंग थियरीज हमने पढ़ी थी और कॉग्निटिव थियरीज पढ़ी थी सोशल साइकोलॉजी में। और इस लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइकोलॉजी, कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, रिसर्च मेथड इन सोशल साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइकोलॉजी। अगर हम रिसर्च की बात करें, ठीक है, तो कोई भी रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, ठीक है, किसी फ्रॉम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थ्योरेटिकल इंटरेस्ट। कोई भी रिसर्च क्या है, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और वो क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलता है, हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, ठीक है, हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उससे हम क्वेश्चन को डेवलप करते हैं, वहाँ से हमें सवाल आता है, ठीक है। या फिर हमको थ्योरेटिकल हमारा इंटरेस्ट होता है कि कोई थ्योरी पहले से बनी हुई है और हम उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस है, ठीक है, बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टिव रिसर्चेज हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिर उसी रिसर्च में और कुछ जो वेरिएशंस है, ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करना चाहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। लेकिन कोई भी रिसर्च कैसे स्टार्ट होगी, एक क्वेश्चन से। थियोरेटिकल रिसर्च बिल्ड बेसिक नॉलेज विच अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड्स इमीडिएट सॉल्यूशंस, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। देखो, थियोरेटिकल जो रिसर्च होती है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड कराती है, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है, अप्लाइड वर्ड आ गया तो इट मीन्स कि हम एप्लीकेशन करते हैं। जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो हमें इमीडिएट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। और ये दोनों ही जो रिसर्च मेथड्स हैं, थियोरेटिकल रिसर्च हो या चाहे अप्लाइड रिसर्च हो, दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई थियरी होनी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई रिसर्च होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, थियोरेटिकल रिसर्च से। और थियोरेटिकल रिसर्च का यूज ही क्या है अगर हम उसे अप्लाई ना कर पाए, तो दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अप्लाइड रिसर्च रिजल्ट्स सोल्व प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूट टू थियरी while theory suggests new solutions। जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसे हम डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी अप्लाइड रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू थियरी, और यही जो जब ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं तो हम ये एक तरीके से थियरी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि जो थियरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, हमें नए सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। हम उसे अप्लाई नहीं करते डायरेक्टली, बट वो हमें नए सॉल्यूशन सजेस्ट करती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जिसको हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाइड रिसर्च क्या होगी, डायरेक्ट हमें जो है सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड होगी, वो इमीडिएट हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जबकि जो थियोरेटिकल रिसर्च है उसमें क्या, हम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे और नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हैं हम उसमें। थियोरेटिकल रिसर्च इज डन इन लैब्स, जो भी थियोरेटिकल रिसर्चेज होते हैं वो कहाँ पर होती है, लैब में होती है। जबकि अप्लाइड रिसर्च किधर होती है, नेचुरल सेटिंग्स में। क्योंकि हमें जो है इमीडिएट सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। अब दोनों का मेन एम क्या होता है, बिल्ड नॉलेज, इंप्रूव लाइफ क्वालिटी एंड अंडरस्टैंड सोशल साइकोलॉजी यूज। दोनों का ही एम होता है नॉलेज को प्रोवाइड कराना, ठीक है, लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना, ह्यूमंस की हेल्प करना, उनका काम आसान करना, सोशल साइकोलॉजी को समझना, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उसका ये सब नॉलेज गेन करना। ये एम होते हैं थियोरेटिकल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों के। इंटरेक्शन बिटवीन थियोरी एंड रिसर्च इज क्रूशियल, requiring cooperation between applied psychologists and theorists. Good theories are practical and solve real world problems। अब ये जो दोनों ही जो अप्लाइड रिसर्च हो गई, थ्योरेटिकल रिसर्च हो गई, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच का इंटरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। और ये दोनों ही कॉपरेशन, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट और जो थियरिस्ट होते हैं, दोनों के कॉपरेशन से एक अच्छी थियरी बनती है। और वो थियरी क्या होती है कि कोई भी एक अच्छी थियरी को कैसी होगी, जो कि प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जिसको हम अप्लाई कर सकें और जो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसे हम एक गुड थियरी, एक अच्छी थियरी कहेंगे। और उस अच्छी थियरी के लिए, उस गुड थियरी के लिए हमें अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट और जो थियरिस्ट हैं दोनों को कोऑपरेट करना होगा, इंटरेक्शन उनका ज़रूरी है। तो इधर कुछ हमने बेसिक पढ़ा कि जब हम रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी में, तो दो तरीके से हो सकता है कि या तो हम थियोरेटिकल रिसर्च करें, ठीक है, और या फिर हम अप्लाइड रिसर्च करें। और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हमारा जो कोर्स है सेकेंड ईयर का, उसमें एक बुक है सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, 107, और दूसरी जो हमारे पास बुक है बीपीसीसी 110, जो कि है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। और इस बुक में हम थियरी पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ये
दोनों ही जो फील्ड्स हैं, ठीक है, दोनों ही जो रिसर्चेस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं 105 में, सेम वैसे ही है क्योंकि रिसर्च में यही मोस्टली मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है? ये बहुत ही पुराना मेथड है सोशल साइकोलॉजी का, नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और फील्ड स्टडी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग फिनोमिनन एज दे नेचुरल ऑकर। ऑब्जर्वेशन वर्ड से ही क्या समझ में आता है कि हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना मैनिपुलेट करें, उसे ऑब्जर्वेशन मेथड कह रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी फिनोमिनन को, किसी भी बिहेवियर को या इवेंट को हम लोग दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें, सिस्टमैटिक करें, फील्ड स्टडी करें। लेकिन इसमें जैसे ही जो भी फिनोमिनन, जो भी बिहेवियर नेचुरली ऑकर हो रहा है, हम उसे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। रोल इन डेटा कलेक्शन। अब जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसका डेटा कलेक्शन में भी रोल होता है। इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन विजिबल बिहेवियर्स एंड एक्शंस। जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू हम डेटा कैसा कलेक्ट करते हैं? जो भी विजिबल बिहेवियर हो, कि किसी ने किसी को मारा, ठीक है, किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा एंगर था, ठीक है, किसी ने लड़ाई करी या फिर कोई बहुत ज़्यादा खुश था, ये जो विजिबल बिहेवियर्स और एक्शंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन बिहेवियर्स के डेटा कलेक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी विजिबल बिहेवियर्स है, एक्शन है, उनका जब हमें डेटा कलेक्ट करना है तो वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन में इस तरीके से इसका रोल आता है। अब क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में? डिसाइडिंग व्हाट टू ऑब्जर्व। हमें ये नहीं पता चलता कि भाई हम ऑब्जर्व क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि अच्छा विजिबल बिहेवियर होना चाहिए, एक्शन ऐसा कोई होना चाहिए जिसे हम ऑब्जर्व कर सकें, तो वो हमें जो है चाहिए। और लेकिन उसे डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, वो बोलता है हमारे बच्चे का बिहेवियर खराब है, लेकिन कैसा बिहेवियर खराब है? तो हम 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन भी बैठ करके उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि भाई कुछ तो खराब बिहेवियर निकल करके आएगा, किस तरीके का बिहेवियर खराब होता है। अच्छा, किसी ने उसको अब्यूजिव वर्ड्स बोले या फिर उसको मारा, उसके बाद में उसने रिएक्शन दिया, तो ये कितना गलत है। और उसने पता चला सबके सामने तो उधर अभी उस टाइम पर उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, तो हमें तो कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगी नहीं। तो पहले ये डिसाइड करना कि क्या हमें ऑब्जर्व करना है वो मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। और फिक्सिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑब्जर्वेशंस, और जो फिक्स्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि मान लो मेरे को सिर्फ जो एंगर जो है ऑब्जर्व करना है बच्चे में, जो एंगर है या फिर जो नेगेटिव जितने भी बिहेवियर्स होते हैं उनको अगर मुझे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन आए ना आए, कितने टाइम इंटरवल्स में आएगा। स्ट्रक्चरिंग ऑब्जर्वेशन में हो गया कि मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कितने टाइम से कितने टाइम तक ऑब्जर्वेशन करनी है, कितने टाइम से कब तक नहीं करनी है, कोई किसी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन पर करनी है, ठीक है, या फिर किस फिक्स्ड जगह पर करनी है। ये सब डिटरमाइनिंग यूनिट्स एंड टाइम इंटरवल्स फॉर ऑब्जर्वेशन। कोई एक बिहेवियर कितनी बार ओकर होना चाहिए कि हम उसे बोले कि हाँ भाई ये इसका फिक्स्ड बिहेवियर है, और कितने टाइम इंटरवल पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है, फिर वो कितनी बार होना चाहिए, वही सेम बिहेवियर बार बार होना चाहिए, और कितनी टाइम इंटरवल के बीच में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आ जाती है हमें यहाँ पर इसमें स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 स्टेजेस हैं यहाँ पर, डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एंड फाइंडिंग कोज। सबसे पहले तो हम बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स इन नेचुरल सेटिंग्स एंड क्लासीफाई देम। कि हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेज क्या हो जाता है कि पहले तो हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, नेचुरल सेटिंग्स में उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसे क्लासीफाई करेंगे, यानी कि कैटेगरीज में डाल देंगे। ये पहला हो गया कि बिहेवियर को डिस्क्राइब करना कि नेचुरल बिहेवियर है या फिर नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है, और ये अच्छा बिहेवियर है या बुरा है, कैसे हम इसको क्लासीफाई करेंगे उन बिहेवियर को, ये हो गया डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर, ठीक है, पहला स्टेज। फिर हम करेंगे फाइंडिंग कोज, आइडेंटिफाइंग व्हाट कॉजेज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स, दो दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स। फिर हम उसका कोज ढूंढेंगे कि अच्छा ये बिहेवियर हुआ है, लेकिन इसके कारण क्या थे, क्यों ये बिहेवियर जो है एग्जिबिट करा किसी भी पार्टिसिपेंट ने, क्यों ये बिहेवियर बाहर निकल करके आया, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये है स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन कि पहले हम डिस्क्राइब करेंगे बिहेवियर को और दूसरा हम फाइंड करेंगे उसके कॉजेस। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कि कितने टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है। इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कि बिल्कुल इनफॉर्मल होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें रिसर्चर क्या करता है, जिस ग्रुप को ऑब्जर्व करे उसी ग्रुप का मेंबर बन जाता है और बस ऑब्जर्व करता रहता है कि अच्छा किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या करा, बस इसको ऑब्जर्व करता है। फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, यूज अ प्री डिटरमाइंड सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग बिहेवियर्स, कि हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि भाई हमें क्या ऑब्जर्व करना है
और कब ऑब्जर्व करना है, हमें क्या रिकॉर्डिंग करनी है, कौन सा बिहेवियर रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं करना है, सारा सिस्टम हम पहले से स्ट्रक्चर्ड बना करके रखते हैं। वो होता है फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड मेथड, स्ट्रक्चर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 टाइप की इधर ऑब्जर्वेशन बताइए, इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड। फिर इसमें आगे और भी टाइप्स हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें कि जो भी रिसर्चर है वो पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज़ में ऑब्जर्व ग्रुप की। ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जर्व ग्रुप है कि कुछ बच्चे हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, मैं उनको दूर से बैठ करके देखने की बजाय, ऑब्जर्व करने की बजाय कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं, मैं खुद उनके साथ पार्टिसिपेट कर रही हूँ और उनके साथ गेम खेल रही हूँ। वो हो गया मेरा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है इसमें नेक्स्ट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का बिल्कुल ऑपोजिट, उसके कंट्रास्ट की, मैं सिर्फ दूर से बैठ करके ऑब्जर्व करूंगी, मैं उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, सिर्फ उनका बिहेवियर रिकॉर्ड करूंगी पेन पेपर से या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग से जैसे भी, और उस पूरे बिहेवियर को रिकॉर्ड करूंगी विदाउट पार्टिसिपेटिंग। तो ये होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब लास्ट इसमें जो बचते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। एडवांटेजेस क्या है ऑब्जर्वेशनल मेथड की, कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग नेचुरल बिहेवियर, बिना किसी नेचुरल बिहेवियर को, नेचुरल सेटिंग को डिस्टर्ब करे बगैर हम लोग पूरे जो कलेक्शन है डेटा का वो हम कर सकते हैं। इफेक्टिव इवन व्हेन पीपल नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। जब उन्हें पता होता है कि हम उनको ऑब्जर्व करा जा रहा है, बच्चे को या फिर किसी भी क्लाइंट को, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करा जा रहा है, हम तब भी ये जो मेथड है ये इफेक्टिव होता है, ऐसा इसमें लिखा है। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन है सम बिहेवियर्स आर हार्ड टू ऑब्जर्व डायरेक्टली स्पेशली इफ दे हैपन इन द पास्ट और ऑकर इन प्राइवेट। इसकी लिमिटेशन क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड की, कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो प्राइवेटली होते हैं, ठीक है, सिर्फ प्राइवेटली बाहर आ सकते हैं, या फिर पास्ट में आए थे, कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था किसी क्लाइंट के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, ठीक है, अब उस बात को हो चुके हैं 5-10 साल या फिर 5 साल या 6 साल, तो अब दोबारा से सेम इमोशन, सेम इंटेंसिटी में तो इमोशन बाहर नहीं आ पाएंगे। बेशक अब तक उस पार्टिसिपेंट के मन में, ठीक है, वो बात है, वो ट्रॉमा है, बट स्टिल जो जितना इमोशन, जितने इंटेंसिटी में इमोशंस उस टाइम पे बाहर आए थे, वो बिहेवियर बाहर आया था, उतनी इंटेंसिटी में नहीं आ पाएगा बाहर। तो कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं ऑब्जर्व करना डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि किसी के अंदर इमोशंस कैसे चल रहे हैं। बेशक उसके फेस पर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ आए, लेकिन हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो कुछ बिहेवियर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं ऑब्जर्व करना डायरेक्टली, और स्पेशली वो बिहेवियर्स, वो एक्शंस जो कि पास्ट में हुए थे या फिर प्राइवेट में ही होते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन मेथड में ये सोशल साइकोलॉजी का काफ़ी पुराना मेथड है, ठीक है। इसमें सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फील्ड स्टडी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें नेचुरल सेटिंग्स में जो भी बिहेवियर ओकर होते हैं, जो भी फिनोमेना ओकर होता है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये इसमें काम होता है। डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। डेटा कलेक्शन हम किसका करते हैं, उन बिहेवियर्स और एक्शंस का जो कि विजिबल होते हैं, दिख सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके चैलेंजेस क्या होते हैं कि देखो, पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ता है भाई किस बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। एक ही इमोशन के लिए, एक ही जो है थॉट के लिए, ठीक है, और परसेप्शन के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो किस बिहेवियर को हम लोग को स्टडी करना है या फिर ऑब्जर्व करना है, किस तरीके के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, वो हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। फिर हम फिक्स्ड स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर इनफॉर्मल या फॉर्मल का यूज़ करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, किस मेथड का यूज़ करेंगे वो भी हमें डिसाइड करना होता है, और किस बिहेवियर के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल रहेगा वो डिसाइड करना होता है। कुछ बिहेवियर्स कितनी बार हुए हैं, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी में हुए हैं, या फिर कितने टाइम इंटरवल्स में आएंगे, वो हमें डिसाइड करना होता है पहले से। ये कुछ इसके चैलेंजेस है। स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिस्क्राइबिंग बिहेवियर और फाइंडिंग कॉजेस हमने पढ़ा। फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड होता है, ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी होता है। और फिर हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी, यानी कि लिमिटेशंस पढ़ी। तो ये था ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड को पढ़ते हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होगा, देखो ऑब्जर्वेशनल में क्या था कि हमने कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करा था, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्या होता है, इसमें हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे वेरिएबल्स के साथ बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसमें पहला पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट्स आर क्रूशियल इन सोशल साइकोलॉजी फॉर टेस्टिंग थियरीज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल साइकोलॉजी में,
या फिर किसी भी साइकोलॉजी में कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं इतनी ज़्यादा, ताकि हम थेरीज को टेस्ट कर सकें, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी कर सकें, मेजर कर सकें या फिर उसे प्रूफ कर सकें, टेस्ट कर सकें। इसलिए एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि अच्छा ये कोज है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, कोज एंड इफेक्ट की ये जो रिलेशनशिप है इन वेरिएबल्स के बीच में या फिर नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं कि उसकी वजह से हमारी स्लीप पे कोई इन्फ्लुएंस आता है, कुछ इफेक्ट आता है या फिर नहीं आता है, ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये होती है इंपॉर्टेंस एक्सपेरिमेंट्स की। अब क्या गोल है एक्सपेरिमेंट का? गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू सी व्हाट हैपन्स टू फिनोमिनन लाइक ओबीडियंस इज चेंज्ड। जैसे क्या गोल होता है एक्सपेरिमेंट का, हमें देखना है कि गोल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये देखना, किसी भी एक्सपेरिमेंट का गोल होता है कि ये पता करना कि अगर मैंने कोई एक फिनोमिनन है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा अगर मैं उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दूं। जैसे यहाँ पर ओबीडियंस दिया हुआ है, ठीक है, ओबीडियंस एक फिनोमिनन है, ठीक है, एक बिहेवियर है। अगर मैं आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर देती हूँ, ठीक है, उसमें कुछ इन्फ्लुएंस करती हूँ, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करती हूँ, तो उसकी वजह से ओबीडियंस में कितना क्या चेंजेस आएंगे। या फिर कोई भी बिहेवियर है तो अगर मैं उसके सराउंडिंग को, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर दूँ तो उस बिहेवियर पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, वो देखना होता है हमें। ये मेन गोल होता है एक्सपेरिमेंट्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ी, गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अब कुछ की कंसेप्ट जो हमने 105 में काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं सब कुछ, उन्हीं को थोड़ा ओवरव्यू बस ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या की कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड में? सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कंट्रोल टेस्ट। एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं? कंट्रोल टेस्ट होता है जिसमें कोज एंड इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं। कंट्रोल टेस्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। फिर है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? समथिंग मेजरेबल दैट कैन चेंज। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, साथ में वो चेंज भी हो सकती है बार बार, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो। जैसे कि लाइट, ठीक है, लाइट क्या डिम हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है और ब्राइट भी हो सकती है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हाई लो हो सकता है, ठीक है, मिडल हो सकता है। तो ये होते हैं वेरिएबल जो कि वेरी करते हैं, चेंज हो सकते हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है और जिनको मेजर भी कर सकते हैं हम कुछ वेरिएबल्स को। फिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं 105 में। द कोज कंट्रोल्ड बाय एक्सपेरिमेंटर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें कि जो भी रिसर्चर है वो मैनिपुलेट कर सकता है अपनी मर्जी से। इंडिपेंडेंट है जो रिसर्चर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो IV यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होते हैं कि मैंने लाइट को डिम करा या चेंज करा, ठीक है, कुछ भी उसके साथ मैनिपुलेशन करी, तो लाइट क्या है मेरे लिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस लाइट की वजह से बच्चों की लर्निंग के ऊपर जो इम्पैक्ट आया, वो कम लर्निंग कर पा रहे हैं या फिर उनसे ढंग से पढ़ाई नहीं करी जा रही डिम लाइट में या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में। तो ये जो इफेक्ट आया है लर्निंग के ऊपर या मेमोरी के ऊपर या फिर लर्निंग के ऊपर, तो वो लर्निंग क्या हो गई मेरे लिए? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? वो IV की वजह से चेंज आ रहा है उसमें। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द इफेक्ट दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरीके से क्या है मेरे लिए? कोज। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? उस कोज का इफेक्ट। फिर है इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है, ग्रुप वेयर द कोज इज प्रेजेंट, वो ग्रुप जिसमें कोज होता है। कंट्रोल ग्रुप वेयर द इफेक्ट इज प्रेजेंट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अगर सीधी भाषा में समझे हम लोग साफ साफ सिंपल वर्ड्स में कि भाई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हम लोग करेंगे। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें कि हम लोग कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमने जो एक्सपेरिमेंट कर, जो भी मैनिपुलेशन करी है उसी की वजह से ये चेंजेस आए हैं या फिर ये नॉर्मली थे। तो इस वजह से हम कंट्रोल ग्रुप को भी रखते हैं अपने रिसर्चेस में। फिर है स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक्स टू डिटरमाइन द सर्टेनिटी ऑफ डेटा। जब हम नंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं नंबर्स में, तो वहाँ पे कुछ ना स्टैटिस्टिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए, ठीक है, मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, या फिर मीन, मीडियन, मोड, ये सब निकालने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है? बेसिकली टेक्निक्स टू डिटरमाइन द सर्टेनिटी ऑफ डेटा। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है डेटा कितना हमारा एक्यूरेट है इसको पता लगाने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। कुछ स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर है मेजरमेंट, असाइनिंग नंबर्स टू वेरिएबल वैल्यूज़। मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम नंबर्स को असाइन करते हैं, फिर उसे मेजर करते हैं उस वेरिएबल्स को। जैसे लाइट है, ठीक है, अब लाइट को मैं डिम, ब्राइट और हाई कर सकती हूँ। अब मैंने डिम को जो है 1 नंबर दे दिया, ठीक है, और मॉडरेट को मैंने 2 नंबर दे दिया और ब्राइट लाइट को मैंने 3 नंबर दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं नंबर्स असाइन कर सकती हूँ, वो मेजरमेंट हो गया, और फिर उनको मेजर कर सकती हूँ।
रैंडम असाइनमेंट होता है कि हम रैंडमली असाइन कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे बायसनेस हमारी नहीं आएंगी। रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप्स, रैंडम असाइनमेंट का मतलब हो गया कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं किनको मुझे कंट्रोल ग्रुप में डालना है, किनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालना है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी 1 2 3 4 हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो किसको किस ग्रुप में डालना है वो रैंडमली असाइन हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे बायसनेस नहीं आएगी। तो ये थे कुछ की कंसेप्ट्स एक्सपेरिमेंटल मेथड के। फिर है इसमें टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कितने टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो लैब में हम लोग करते हैं कंट्रोल सेटिंग्स में। दूसरे होते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो कि नेचुरल सेटिंग्स में कंडक्ट करे जाते हैं। फिर है वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंट्स, कितने अलग अलग वेरिएशंस होती है एक्सपेरिमेंट्स में, जो हम बाद में अभी पढ़ेंगे भी। पहली तो है क्वाजाई एक्सपेरिमेंट्स, लेस कंट्रोल ओवर द सेटिंग। क्वाजाई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल जैसे ही होते हैं, बट इसमें क्या है कि हमारा कंट्रोल कम होता है उन सेटिंग्स पर। ट्रू रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स, ट्रू रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है जिसमें हाई कंट्रोल होता है हमारा सेटिंग्स पर, ठीक है। तो ये दो वेरिएशंस हो गए एक्सपेरिमेंट्स, एक में जिसमें कम कंट्रोल है, ठीक है, लेस कंट्रोल है, एक में जिसमें हाई कंट्रोल है। तो ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल मेथड और ट्रू रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, दोनों को ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग मैंने सिर्फ क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल मेथड की लिख दिया, बट दोनों आएंगे। क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, कंडक्ट इन नेचुरल एवरीडे सेटिंग। क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल मेथड नेचुरल सेटिंग्स में होता है, एवरीडे सेटिंग्स में होता है, इस वजह से लेस कंट्रोल होता है इस पर, ठीक है। रिसर्चर का क्या है, लेस कंट्रोल होता है ओवर द एनवायरमेंट, ओवर द नेचुरल सेटिंग। हाई रियलिज्म, लो कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे रियलिज्म क्योंकि जो रियल सेटिंग्स है, ठीक है, नेचुरल सेटिंग्स है उसमें हम लोग कर रहे हैं, तो इस वजह से हाई रियलिज्म है, बट कंट्रोल क्या है, लो। तो ये होता है क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है 105 में, तो जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट प्लीज़ आकर के प्लेलिस्ट से सारी वो वीडियोस देखो, उसके बाद आपको डिटेल में अच्छे समझ में आ जाएगा ये। फिर सेकेंड है ट्रू रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट। ट्रू रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सेटिंग। ये बिल्कुल जो है प्रॉपर रिसर्च मेथड है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसमें कंप्लीट कंट्रोल होता है रिसर्चर का पूरी सेटिंग के ऊपर। लैब में हम लोग कर सकते हैं। ऑफर लेस रियलिस्टिक, ज़्यादातर जो है इतनी रियलिस्टिक ये नहीं होता, नेचुरल सेटिंग्स में नहीं आती है। कैन बी डन इन एवरीडे सेटिंग्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब ट्रू रैंडमाइज सेटिंग्स में यही जो एक्सपेरिमेंट हम लोग फील्ड में भी कर सकते हैं एवरीडे सेटिंग में, जिसे हम लोग बाद में नाम देंगे फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में मेनली क्या है कि भाई नेचुरल सेटिंग में पूरा कंडक्ट करा जाता है और लो कंट्रोल होता है। ट्रू रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, बट लेस रियलिज्म होता है। ये डिफरेंस हो गया क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल में और ट्रू रैंडमाइज्ड मेथड में। लास्ट है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, ठीक है। डिफरेंट मेथड डिज़ाइंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं जो हम अलग अलग बिहेवियर के लिए या फिर अलग अलग रिसर्च टॉपिक के लिए, वेरिएबल्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है एक्सपेरिमेंट में, कीप इररिलेवेंट फीचर्स कंस्टेंट। अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो जो भी इररिलेवेंट फीचर्स हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। जैसे मैं अगर लाइट और लर्निंग के ऊपर जो है अपनी रिसर्च कर रही हूँ, लाइट क्या होगी मेरा कोज, लर्निंग क्या होगी मेरा इफेक्ट, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लर्निंग होगी डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइट के कम ज़्यादा होने से या उसमें कुछ मैनिपुलेशन होने से ही मेरी लर्निंग ख़राब हो रही है पार्टिसिपेंट्स की। हो सकता है बाहर से दूसरी नॉइजेज आ रही हैं, ठीक है, या फिर वो लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ दूसरी बातें चल रही है, इस वजह से वो लर्न नहीं कर पा रहे। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन इन दूसरे फैक्टर्स को मुझे क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है, कि इनका इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। हम सिर्फ दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, लाइट और लर्निंग। मैनिपुलेट ओनली द की इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो मुझे मैनिपुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है, मुझे जो है कोई दूसरे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करना है। रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट कंडीशंस। हमें जो पार्टिसिपेंट्स की असाइनमेंट है, ठीक है, ग्रुप में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें रैंडमली करना है, बायसनेस उसमें नहीं आनी चाहिए। ये की पॉइंट्स है एक्सपेरिमेंट्स के। अब इसमें अलग अलग डिज़ाइन क्या हो सकते हैं। पहला तो है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइन टू 2 ग्रुप्स। पार्टिसिपेंट्स को हम 2 ग्रुप में असाइन कर देंगे, ठीक है। एक ग्रुप हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सपोज करेंगे, ठीक है। एक रूम में मैंने बैठा दिया अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसके जिन रूम्स की मैं लाइट को कम ज़्यादा कर सकती हूँ, मैनिपुलेट कर सकती हूँ, वो ग्रुप हो गया मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फिर दूसरा ग्रुप है जिसको बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कि कोई भी उनके रूम में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करी जाएगी। ये देखने के लिए कि क्या सच में लाइट की वजह से ही उनकी लर्निंग पे इफेक्ट आया या फिर नॉर्मली भी इफेक्ट आ ही सकता है, इन्फ्लुएंस आ ही सकता है।
ये देखने के लिए। कंपेयर बोथ ग्रुप टू सी द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर दोनों ग्रुप के जो रिजल्ट्स होंगे उनको हम लोग कंपेयर करेंगे ये देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना इफेक्ट आया है, क्या इफेक्ट था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये देखने के लिए। लास्ट है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कौन कौन से इसमें फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैनिपुलेट्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में हम लोग इंडिपेंडेंट बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर में भी बिठा दिया कुछ पार्टिसिपेंट्स को मैंने और लाइट भी कम ज़्यादा कर दी, ठीक है। बहुत सारे मैनिपुलेशन में कर सकती हूँ, बहुत सारे मल्टीपल मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। मेन इफेक्ट्स, सेपरेट इफेक्ट्स ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट को मुझे अलग करना है। इंटरेक्शन इफेक्ट्स, combined effects of independent variables that differ from the sum of main effects। अब मुझे क्या करना है कि जो डिफरेंट इफेक्ट्स थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो इफेक्ट्स आए थे उन सबको कंबाइन कर देना है। तो ये था कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो हमने पढ़ा। हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड को हमने पढ़ लिया रिसर्च मेथड में, ठीक है, और हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ लिया। एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल मेथड और ट्रू रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को थोड़ा पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप होता है। फिर हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स उनका यूज़ कर सकते हैं, उनका रिजल्ट हम लोग किस तरीके से देखेंगे, ये सब हमने पढ़ा। अब है लास्ट टॉपिक इसमें हमारा एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च। कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ आते हैं रिसर्च में जो कि सेम है 105 की तरह, क्योंकि सेम ही एथिकल इश्यूज़ आते हैं। फर्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रिसर्चर मस्ट इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट अबाउट द एक्सपेरिमेंट और टेस्ट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या होता है कि भाई जो भी रिसर्चर है उसे पार्टिसिपेंट्स को पहले से बता के रखना है कि भाई उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है, इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पार्टिसिपेंट मस्ट गिव द कंसेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिटेल। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में बेसिकली ना उनको एक पेपर भी दिया जाता है जिसपे सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्या मैनिपुलेशन करी जाएगी, सब कुछ लिखा होता है और उसमें पार्टिसिपेंट को अपने साइन करने होते हैं कि वो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे अग्री करता है। तो ये पार्टिसिपेंट्स करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं सारी बातें सुनने के बाद, सारी डिटेल्स को समझने के बाद। फिर है डीब्रीफ। आफ्टर द रिसर्च रिसर्चर डिस्कस द डिटेल्स विद पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। डीब्रीफ की भाई रिसर्च होने के बाद जो भी रिसर्चर्स हैं वो डिस्कस करते हैं जितनी भी डिटेल्स उन्हें मिली हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, और पार्टिसिपेंट्स इस टाइम पर जो भी उन्हें क्वेश्चन पूछने होते हैं वो सब वो पूछ सकते हैं। मतलब उन्हें हम समझाते हैं बेसिकली एज अ रिसर्चर कि भाई क्या क्या हुआ था और क्या क्या डिटेल्स रही हैं आपके पूरे एक्सपेरिमेंट्स की, ये सब कुछ, और जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर करते हैं। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। रिसर्चर मस्ट एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो कि बहुत ही बेसिक बात है कि भाई जो भी रिसर्चर है उसे ये ध्यान रखना होगा कि जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, मेंटल फिजिकल हर तरीके से उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंचे। नो हार्म और वायलेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स राइट्स शुड ऑकर, ठीक है, उनके कोई भी जो भी राइट्स हैं वो भी वायलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, उनको प्रोटेक्शन देनी है। फिर है फोर्थ डिसेप्शन। रिसर्चर्स मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग्स। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी हिडन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, की पार्टिसिपेंट्स से कुछ भी नहीं छुपाना है, ठीक है। रिसर्चर्स को पूरी साफ सीधी भाषा में उनको समझा देना कि क्या मेथड यूज़ होने वाला है और क्या इसकी फाइंडिंग्स आ सकती हैं, क्या हाइपोथेसिस है, ये सब उनको बता के रखना है, कुछ उनसे नहीं छुपाना है। कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। पार्टिसिपेंट्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उससे कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी तीसरे इंसान को वो बातें नहीं पता चलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी डिस्क्लोज्ड इफ इट्स इन्वॉल्व्स लीगल इश्यूज़। अगर कोई भी लीगल इश्यूज़ है उस टाइम पर आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करनी है। तो ये थी एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च, और इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है यूनिट 2 ये इधर कवर हो गई है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो आज की वीडियो में हमने रिसर्च मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी को कवर करा। हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ा, और एक्सपेरिमेंटल मेथड को और क्या एथिकल इश्यूज़ होते हैं रिसर्च में वो सब हमने कवर करे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।